हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। इसका मैंने एक भाग बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को अम्ल के बारे में बताया था। अम्ल क्या होते हैं, उसका उपयोग क्या है, उसके रासायनिक और भौतिक गुण के बारे में बताया था। उसी तरह क्षार के बारे में भी। तो आज हम लोग जानेंगे सूचक क्या होता है। तो सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारकीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। मतलब सूचक एक ऐसा पदार्थ है जिसको अम्ल में मिलाओगे और क्षार में मिलाओगे, उसका विलयन बनाओगे तो दोनों का रंग अलग अलग हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसका नाम सूचक है। सूचक मतलब करता क्या है, ये सूचना देता है कि ये अम्ल है या क्षार है, क्योंकि अम्ल में उसका रंग अलग होता है और क्षार में उसका रंग अलग होता है। इसीलिए वो अलग अलग रंग देख के हमें सूचना देता है कि ये अम्ल है या क्षार। ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण अर्थात पीएच के मान में परिवर्तन करके अपने रंग को परिवर्तित करता है। मतलब कि जब हम विलयन बनाते हैं, चाहे वो अम्लीय विलयन हो या क्षारकीय विलयन हो, तो अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा परिवर्तित होगी तो भी हमको बताएगा, या हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा अगर परिवर्तित होगी तो भी हमको बताएगा। मतलब देखो, ओवरऑल जो अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। क्षार होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होगा। तो अगर अम्लीय माध्यम है तो इसके परिवर्तन को भी वो बता देगा। कैसे बताएगा? अपने रंग को परिवर्तित करके। अगर हाइड्रोक्साइड आयन में परिवर्तन होगा तो भी वो अपने रंग में परिवर्तन करके आपको बता देगा कि हाँ भाई, हाइड्रोक्साइड आयन कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसी को हम पीएच मान भी बोल सकते हैं। अब पीएच क्या होता है उसको हम लोग आगे जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों से प्राप्त सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जानते ही हो, जो प्रकृति से प्राप्त होगा उसे प्राकृतिक कहेंगे। तो जैसे कि लिटमस है, तो लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल में इसका रंग लाल होता है, क्षारीय माध्यम में इसका रंग नीला होता है। फिर या लाल पत्ता गोभी ले लो, उसके रस को हम लोग सूचक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अम्ल में उसका रंग लाल होता है और क्षार में उसका रंग हरा होता है। हल्दी अम्ल में पीला होता है लेकिन क्षार में लाल भूरा कलर का होता है। तो ये सब प्राकृतिक सूचक है। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक सूचक बताइए तो ये होंगे। ठीक है, उसी तरह संश्लेषित सूचक होते हैं, जैसे कि पहला है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो होता है अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, यानी उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, क्षारीय विलयन में वो गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो जब गुलाबी होगा तो आप समझ जाओगे हाँ ये क्षार है। जब रंगहीन हो जाएगा तो आप समझ जाओगे क्या, अम्ल है। ठीक है, सूचक नहीं अम्ल या क्षार होता है, वो आपको बताता है कि कोई दूसरा पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो आप ये चीज़ समझना। मेथिल ऑरेंज ये भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अम्ल में अगर मिलाएंगे तो वो लाल कलर पैदा करेगा, क्षार में मिलाएंगे तो वो पीला हो जाएगा। तो ये हो गए दो प्रकार के सूचक। जल का आयनिक गुणनफल, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है जल का आयनिक गुणनफल? स्थिर ताप पर जल में उपस्थित, जल जानते हो H2O से बनता है, H2O। तो H2O को जब तुम तोड़ते हो तो क्या बनता है, H+ और OH-। तो स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण, जब तोड़ोगे H2O को तो यही दोनों बनेगा। तो इन दोनों के सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसको KW से लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है जल का आयनिक गुणनफल। इसको आप लोग और डिटेल में इसका यूज़ 11 में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लो कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के गुणनफल को आयनिक गुणनफल कहते हैं। पीएच स्केल की बात कर लें। पीएच स्केल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में आ सकता है। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए उन्होंने एक स्केल बनाया, एक पद्धति बनाई जिसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं।
ठीक है, किसने बनाया था? सोरेनसन ने। और किस चीज़ को प्रकट करने के लिए? हाइड्रोजन आयन सांद्रण को बताने के लिए कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मात्रा ज़्यादा है या कम है, तो उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो पी शब्द है, ये पी जो है जर्मन शब्द है जिसको इंग्लिश में पॉन्टेज बोलते हैं, पॉन्टेज, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है, यानी पावर, ठीक है। और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी इसका मतलब हिंदी क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति, शक्ति का मतलब अधिकता, ठीक है, तो अधिकता। अब जैसे आप ये देखो, ये पीएच स्केल है, तो इसमें देखो ये 0 से लेके 7, फिर 7 से लेके 14 ये बटा हुआ है, और ये देखो यहाँ से एक लाइन खींची हुई है, और ये ऐसे से इसको आप कलर्ड मान लो, तो ये कलर्ड है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज़्यादा है, यानी इसको अगर आधे में डिवाइड कर दो तो आधे से इधर देखो तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज़्यादा होना चाहिए, तो देख रहे हो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यानी अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे हम अम्ल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पीएच स्केल पे इन सभी मानों पर 0 से लेके 6 तक हाइड्रोजन आयन सांद्रण बहुत ज़्यादा है कि नहीं है, तो हम लोग इसे अम्ल बोलेंगे। उसका उल्टा इधर आ जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम हो गया है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्षार, 8 से लेके 14 तक, ठीक है। किसी का पीएच वैल्यू 10 है तो उसे हम क्षार बोलेंगे। आप उसका उल्टा भी बोल सकते हो कि यहाँ हाइड्रोजन आयन सांद्रण कम तो हुआ है, लेकिन बढ़ा क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण बढ़ गया। देखो ये खाली जगह, ये हाइड्रोक्साइड आयन को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, तो इसे हम क्षार बोलेंगे। लेकिन 7 पर देखो बराबर है, यहाँ पे जितना हाइड्रोजन आयन है उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब होता है कि वो न तो क्षार होगा न तो अम्ल होगा। समझ में आ रहा है उदासीन क्या होता है? अम्ल हो, न तो वो अम्ल कहलाएगा न तो वो क्षार कहलाएगा। इसके इधर अम्ल, इसके इधर क्षार। तो आप लोग पीएच स्केल समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अम्ल के लिए, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको कि अम्ल के लिए जो पीएच का मान होता है वो 7 से हमेशा कम होता है। क्षार के लिए पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन के लिए पीएच का मान 7 होता है। तो इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। पीएच परिसर क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया, सूचक जो है रंग बताता है। जैसे कि अगर पीएच का मान बदलेगा तो जो सूचक होते हैं उनका रंग भी बदल जाता है। अभी यही ना मैंने बताया। तो यानी अगर मान लो कोई आपको पदार्थ दिया जाए, उसका पीएच 5 है, ठीक है, अगर उसका पीएच 5 से 6 होगा तो जो आपका सूचक है उसका रंग क्या होगा? थोड़ा सा बदल जाएगा। तो पीएच परिसर ये बताता है कि किसी अम्ल या क्षारक सूचक ले लो, ठीक है, चाहे वो प्राकृतिक सूचक लो चाहे वो संश्लेषित सूचक लो, ठीक है, तो वो उसका एक निश्चित ऐसा नहीं होता कि एक निश्चित मान पर वो परिवर्तित होगा। उसका एक रेंज होता है, यानी एक मान से लेकर दूसरे मान तक वो चेंज होगा। जैसे कि लिटमस पेपर, वो 5 से लेकर 8 तक अगर कोई पदार्थ की पीएच वैल्यू है तो वो उसके बीच में अगर परिवर्तन होगा तो वो बता देगा। कौन बता देगा? लिटमस। अगर 5 से 8 के बीच अगर कोई परिवर्तन होगा, 5 से कम अगर कोई परिवर्तन होगा तो वो कुछ खास रंग में उसके फ़र्क नहीं आएगा, और 8 से ज़्यादा अगर किसी में परिवर्तन होगा तो भी उसके रंग में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन 5 से 8 के बीच में रंग में आपको हर एक वैल्यू पर आपको वो फ़र्क दिखेगा, ठीक है। उसी तरह मेथिल ऑरेंज का रेंज जो है वो 3.1 से 4.4 तक है। समझ में आ रही है बात? तो पीएच परिसर समझ गए कि किसी सूचक के रंग में परिवर्तन एक निश्चित पीएच पर न होकर, यानी एक निश्चित पीएच पे उसका रंग निश्चित कर दें ऐसा नहीं होता, वो एक निश्चित सीमा में होता है। मतलब एक वैल्यू से लेकर दूसरे वैल्यू के बीच में उसका रंग थोड़ा थोड़ा परिवर्तित करता रहता है, उसे हम पीएच परिसर कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सूचक के लिए ये मान अलग अलग होता है। जैसे कि लिटमस के लिए आप देख रहे हो ये अलग है, मेथिल ऑरेंज के लिए अलग है। अब दैनिक जीवन में इसका महत्व जान लेते हैं। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है।
सबसे पहले कि जीवित प्राणी केवल एक निश्चित पीएच परिसर में जीवित रह सकता है। मतलब जो जीव होते हैं उनके अंदर भी अम्ल क्षार प्रकृति होती है, तभी उनका शरीर काम करता है। तो अगर वो पीएच की मात्रा ज़्यादा या कम होने लगे तो शरीर में गड़बड़ी आएगी और वो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो जो हमारा शरीर है, मनुष्य का शरीर है, वो 7 से लेके 7.8 पीएच तक काम करता है। अगर 7 से कम हो जाए तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और 7.8 से ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग दवा यूज़ करते हैं। तो पीएच का देखो इतना बड़ा योगदान है। दूसरा, मिट्टी की पीएच ज्ञात करके, अगर मिट्टी का भी पीएच हमें पता चल जाता है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सी फसल के लिए कैसा उर्वरक डाला जाए कि वो मिट्टी अच्छे से अच्छे उपजाऊ हो सके या उर्वरक हो सके। तो मिट्टी का पीएच ज्ञात करके भी मिट्टी के बारे में जानकारी ली जाती है। हमारे उदर में पाया जाने वाला HCl यानी हमारे पेट में एक अम्ल होता है जो कि HCl होता है, और वो हमारे खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अब जब खाना नहीं पचता है तो वो अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो अम्ल से खाना पच नहीं रहा और वो सारा का सारा अम्ल इकट्ठा होता जा रहा है आपके पेट में, जिसके कारण क्या होता है, जलन, सीने में जलन टाइप की होती है, पेट में दर्द होने लगता है, अपच होता है। तो ऐसा होता है, और वो किसके वजह से होता है, अम्ल ज़्यादा होने की वजह से। तो अभी हमारा पीएच परिसर जानते हो 7 से 7.8 होता है। तो उसको सही रखने के लिए हम लोग दवा जो यूज़ करते हैं उसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। क्षार क्या करता है, क्षार जब हम लोग खाएंगे दवा के रूप में तो वो जाके जो ज़्यादा अम्ल है उस सारे अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और उसका प्रभाव हमारे पेट पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग ठीक हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग इनो खाते हो, इनो पीते हो मिला के, तो पीते हो तो आपको वो अपच और वो दर्द, वो जलन सब सही होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में जितना भी ज़्यादा अम्ल, अत्यधिक अम्ल रहता है उसको जाके शांत या उदासीन कर देता है। तो आप समझ गए होंगे इसका कितना यूज़ है पीएच का। उसी तरह 4 है, दांतों का इनेमल। दांत जो है कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है, यानी उसका जो परत या बोल सकते हो, दांत जो है इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि सबसे कठोर होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। उतना कठोर कुछ नहीं है मुंह में, हमारे शरीर में उतना कठोर कुछ नहीं है। मुंह में या मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, यानी मुंह का भी पीएच होता है, ठीक है। मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल होने लगे, तो हमारे दांत क्या होने लगते हैं, क्षय होने लगते हैं, यानी टूटने लगते हैं। यानी अगर हमारे मुंह का पीएच ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो टूटने लगेगा। इसीलिए आप देखते होगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हो तो आपके दांत पे वो असर करता है कि नहीं करता, क्योंकि आप के मुंह का पीएच का मान धीरे धीरे घटने लगता है। क्यों घटता है? क्योंकि अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होने लगती है। तो इस क्षय यानी इस दांत के टूटने को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दंत मंजन वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि एक क्षार होता है। तो वो जाके आपके मुंह में जितना अम्ल की मात्रा बढ़ रही थी उसको बैलेंस कर देता है, उसको उदासीन करके। तो जहाँ जहाँ हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ती है हम लोग क्षार जैसे पदार्थों का यूज़ करते हैं, जैसे कि दांत में, पेट में, है ना। अगला देखो, जैसे कि कोई हमें मधुमक्खी या चींटी काट लेती है तो बहुत दर्द होता है जिस जगह पे काटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जब डंक मारता है तो वो एक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देता है, ठीक है, और वो अम्ल जलन का अनुभव कराता है, दर्द का अनुभव कराता है। क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही पीएच की मात्रा अधिक या ज़्यादा होती है तो हमें तकलीफ़ महसूस होती है, तो वो हमें उस जगह पर क्या होता है, दर्द और जलन होने लगता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा, ये एक क्षार होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा अगर उस अंग पे लगा देते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो अम्ल की मात्रा बढ़ी थी उसको
ये बेकिंग सोडा क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो आप समझ गए कि हमारे जीवन में कितना महत्व है अम्ल और क्षार का। हमारे शरीर में अम्ल का यूज़ है खाना पचाने में, मुंह में भी यूज़ है। हम लोग खाना जब खाते हैं तो लार यूज़ होता है और मुंह में ही आधा खाना पच जाता है। मतलब उसको आप छोटा छोटा पीस कर देते हो तो पेट का काम आसान हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उसे अच्छे से चबा के खाइए। तो अम्ल का यूज़ हमारे शरीर में है, लेकिन जैसे ही वो अम्ल हमारे शरीर का कम ज़्यादा होने लगता है तो हमें तकलीफ़ होती है। तो उसको सही करने के लिए हम लोग दवा के रूप में क्षार का यूज़ करते हैं, समझ गए। तो ये सब पीएच का यूज़ है हमारे जीवन में। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है। तो मतलब जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, अभी मैंने बताया कि वो उदासीन हो जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जब हम अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो क्या बनता है, न तो अम्ल रह जाता है न तो क्षार रह जाता है। वो दोनों मिल के एक नया चीज़ बनाते हैं जिसे हम लवण कहते हैं और साथ में जल बनता है, ठीक है। इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी अम्ल और OH आयन सांद्रण यानी कि क्षार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। आपको पता ही है, ये दोनों मिलकर जल बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका अम्ल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्षार है जिसको कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये दोनों जब मिलेंगे तो एक लवण बनता है जो कि क्या है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल बनता है। तो इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एक और परिभाषा इसमें ऐड कर दिया गया है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल या 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयन का मतलब होता है कि क्षार या अम्ल में आप पानी मिला दो तो वो तनु हो जाता है। क्या हो जाता है, तनु हो जाता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो अम्ल या क्षार के तनु विलयनों की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा, यानी ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपने देखा कि अम्ल और क्षार मिलके लवण बनाते हैं, तो इसमें ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। उसी ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अगर मान लो एग्ज़ाम में आता है कि उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो। तो समझ गए इसका परिभाषा का मतलब। अगला है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ये क्या होता है, किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा, मतलब प्रति लीटर जलीय विलयन में कितने अणु हैं, ठीक है। प्रति लीटर विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के कितने अणु हैं, उसी को हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहेंगे। तो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर प्रति लीटर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो वो अम्ल कहलाएगा। यानी इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को हम हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। यानी प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयनों के अणुओं की संख्या बोल सकते हो, ठीक है। यदि किसी विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ये है, ये मालूम कब होता है, जब विलयन उदासीन होता है। तो यानी जब विलयन उदासीन होता है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान जो होता है वो होता है 1 × 10⁻⁷। लेकिन जब उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे, ठीक है। जब 1.10⁻⁷ से उसकी वैल्यू ज़्यादा होने लगे तो हम उसे अम्लीय बोलेंगे। तो इसका मतलब यही ना कि H+ आयन बढ़ रहा है और उससे कम हो जाएगा तो उसे हम क्षारीय बोलने लगेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ जाओ, इसको पॉज करके नोट करते चलो। आज का आखिरी टॉपिक है लवण। अब लवण क्या होता है, अभी मैंने बता दिया आपको कि अम्ल और क्षार को के उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या मिलता है, हमें एक ठोस मिलता है जो कि लवण मतलब क्या, ये नमक है। तो एक ठोस मिलता है जिसे हम लवण कहते हैं, ठीक है। अब लवण को जल में घोलने पर, जैसे ही अब ये नमक है ना, अब नमक को आप जल में घोलोगे तो वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ये टूटता है तो धनायन को हम क्षारीय मूलक कहते हैं और ऋण आयन को अम्लीय मूलक कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये आपका क्षारीय मूलक है और ये अम्लीय मूलक है। और ये चिन्ह आप समझ गए होंगे कि इससे ये भी बन सकता है, ठीक है, और इससे ये भी बन सकता है। तो ये चिन्ह, ये जो ऐसा चिन्ह है ये ऐसा बताता है,
ये तो खच गया है, ये नहीं, ये चीज़। तो आप समझ गए होगे लवड़ क्या होता है। तो आप लोग इसको सारी चीज़ों को नोट्स बना लो और समझ लो। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट में बताइए। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से। सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।